आगे बढ़ते हैं। ये अनूप सिंह जी के बारे में जितनी बातें थी वो अनूप सिंह जी की बातें कर ली। हालांकि अनूप सिंह जी का चित्रकला में भी बहुत अच्छा योगदान था, पेंटिंग्स में, पर मैं चाहूंगा कि जब हम पेंटिंग्स पढ़ें तब वो चीजें पढ़ें, वरना जब हम पेंटिंग पढ़ेंगे तब वहां पढ़ने लायक कुछ ही नहीं बचेगा। यदि मैं राजा महाराजाओं में सब कुछ ही आपको पढ़ा गया तो वहां अलग से इनका वहां योगदान और पढ़ेंगे। वहां जब मैं जैसे कहूंगा कि अनूप सिंह, तो आपके याद भी आ जाएगा कि ये वो राजा, और वहां पर मैं भी रिकॉल करवाऊंगा कि हमने उसकी ये बातें और पढ़ी थी। थोड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा वहां पर। एक आगे राजा सूरज सिंह। बटनेर जो था, बटनेर एक ऐसी पोजीशन पे रहा कि कभी बीकानेर वालों के अधिकार के अंदर आता, कभी इस पर मुगलों का अधिकार हो जाया करता था, कभी वापस बीकानेर वालों को मिल जाता, यूं एक अलग सी कंडीशन के अंदर रहा था। इस समय जो बटनेर था वो मुगलों के पास में हुआ करता था। उनके मुगलों के पास था, ये कहने का मतलब भी कि उन्होंने अपने किसी बंदे को दे रखा था। जाब्ता खान भट्टी हुआ करता था, उसको ये किला दे रखा था यहाँ पे। और सूरज सिंह आक्रमण करता है, उनके ढलते हुए दिन थे, आक्रमण करता है 1805 में, और बटनेर वाले किले पे कब्जा कर लेता है। जिस दिन कब्जा किया था उस दिन मंगलवार था, ट्यूसडे था, इसलिए मंगलवार बालाजी का वार, हनुमान जी का वार, इसलिए बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया। दो बातें याद रखने वाली है कि बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ किसने किया था, तो सूरज सिंह ने किया था। ऐसा कब किया उसने, तो ऐसा उसने 1805 में किया था। हनुमानगढ़ी नाम क्यों किया, क्योंकि उस दिन मंगलवार था, इसलिए नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, हनुमानगढ़ इसका नाम बदलकर कर दिया गया था। तो थोड़ी सी याद रख लेना भाई, इतनी सी बात आप याद रख लेना। और तो मुझे लगता है यार, यदि उस दिन बुधवार होता तो ये तो गणेशगढ़ करके क्या जाता हनुमानगढ़ का नाम। यदि मान लो उस दिन शनिवार होता तो शनिगढ़ हो जाता, कुछ भी कर सकता था। शुक्रवार होता तो संतोषी माता के नाम पे संतोषगढ़ कर देता, पर चूंकि उस दिन मंगलवार था इसलिए नाम बदलकर क्या कर दिया गया इसका, तो आपके हनुमानगढ़ कर दिया गया था। ऐसे कहते हैं सूरज सिंह के लिए कहते हैं कि अपने भतीजे को मार के राजा बना था। प्रताप सिंह नाम करके इसका भतीजा था, वो राजा बना था, वो बच्चा था, इसलिए कहा गया कि तू इसका संरक्षक बन जा, गार्जियन बन जा। पर इसको लगा कहां गार्जियन रहे, और ये अपने भतीजे को मरवा देता है, मरवा के खुद राजा बन जाता है। इसलिए बहुत सारे जो सामंत थे उन सामंतों ने विद्रोह कर दिया और कहा कि हम तेरे को टैक्स वैक्स नहीं देंगे। तो हम ये उन सामंतों को वापस कब्जे में करने की कोशिश करता है। ऐसा ही एक सामंत था, चूरू का जो सामंत था उसका नाम था शोजी सिंह। शोजी सिंह, हालांकि आपकी किताबों वाले ने इसका नाम शिवजी लिख देते हैं थोड़ा स्टाइलिश बनाने के चक्कर में, बाकी एग्जैक्टली इसका नाम शोजी है। शोजी सिंह नाम करके चूरू का सामंत था, और इसने मना कर दिया। इसने कहा अपने तो आज टैक्स देन तेरे कल दे, यूं भतीजे को मार मार के राजा बने, उसको हम तो राजा ही नहीं माने। राजा तेरा भतीजा था तो जबरदस्ती बन गया यहाँ पर आके। तो ये बाद में बाकी वाले सामंतों को तो कईयों को डरा के धमका के बातचीत से मना लिया था, चूरू वाले नहीं माने तो इसने चूरू पर अटैक कर दिया, और ये अटैक किया गया था 1814 में। 1814 में चूरू पर अटैक कर देता है। शोजी सिंह जी ने कहा कोई बात नहीं, मुकाबला करेंगे अपने, और बीकानेर चूरू का मुकाबला करता है। दोनों तरफ से लड़ाई होती है, शुरुआती झड़प के अंदर चूरू जीतता है, बीकानेर की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है। कहते हैं कि इतने में ही बीकानेर का जो किला था, उस बीकानेर के किले का जो लोहा था वो खत्म हो गया। सॉरी, चूरू का जो किला था, चूरू के किले में जो लोहा रखा हुआ था वो खत्म हो गया। अब बारूद किस में डाल के चलाए जाए, गोले किसके बनेंगे, कैनन में तोप में डाल के गोले चलाने पड़ेंगे आपको, गोले बनेंगे किसके, तो धातु के अंदर बारूद डाल के चलाया जाता था। धातु आपकी खत्म होगी, मेटल आपके पास में बचा नहीं, तो किस में डाल के चलाओ। तो कहते हैं चूरू के सेठों ने अपने घर से चांदी लाला के दी थी और कहा था धातु आप तो चांदी चला दो। अरे चांदी महंगी होती है, इसमें तो कोई थोड़ी चलाए जाते हैं, नहीं चलाओ आप तो कोई बात नहीं। तो उस युद्ध में चूरू की तरफ से चांदी के गोले चला दिए गए थे। तो कोई पूछे कि राजस्थान के कौन से किले से चांदी के गोले चला दिए गए थे, तो राजस्थान के चूरू के किले से चांदी के गोले चला दिए गए थे। किसके समय में, तो जब सूरज सिंह ने 1814 में चूरू पर आक्रमण किया था, और जब चूरू का जो सामंत था वो शोजी सिंह हुआ करता था। पर जब चांदी के गोले बाहर गए तो बीकानेर वाली सेना को पता चला कि चांदी आनी शुरू हो गई, इसका मतलब दूसरा बैटल खत्म हो गया। चांदी कब तक चलाएंगे, चांदी कितनी होती है, तो बीकानेर की सेना और रिजर्व टुकड़ी थी उसको और लगाया गया, वापस चूरू पर एक बड़ा सा अटैक किया गया और चूरू को जीत लिया गया। तो 1814 के अंदर ये चूरू पर अटैक करके उस पर अधिकार कर लेता है। फिर सुनना बात, हालांकि चूरू बीकानेर का ही पार्ट हुआ करता था, उसका एक ठिकाना हुआ करता था, पर तो इस समय चूरू वालों ने बगावत कर ली थी, इसलिए बाद में ये वहां पर चूरू पर कब्जा कर लेता है, सामंत को हटा ही देता है वहां से। शोजी सिंह के लिए कहा जाता है, गांव में कहानियां सुनाते हैं कि शोजी सिंह जब पैदा हुआ था, पैदा होते इसके मुंह में 32 दांत थे।
तो कितना यूं डील का डाकी टाइप का आदमी हुआ था ये। और कहते हैं कि इसके पैदा होते ही और ब्राह्मण ने कहा था कि यदि इसका मुंह इसके बाप ने देख लिया तो बाप मर जाएगा, इसलिए इसको तो होते ही ननिहाल भेज दिया गया था। और जब इसके पिताजी मरे थे तभी इसको ननिहाल से वापस लेके आए थे। तो ये उस टाइप का आदमी था, तो इसने लड़ लिया, राजा से लड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है अपने। मुझे याद है एक बार क्वेश्चन था किसी एग्जाम के अंदर कि राजस्थान के कौन से किले से चांदी के घोड़े चलाए गए थे, तो चूरू के किले से चलाए गए थे। 1814 की बात है। शोजी सिंह चूरू का सामंत है, बीकानेर का राजा कौन है? सूरत सिंह बीकानेर का राजा। फिर फाइनली सब राजा उस टाइम 1817-18 में अंग्रेजों के साथ संधियां कर ही रहे थे, तो 1818 में ये भी अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेता है, अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली। अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? मैंने बताया था चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजों की तरफ से संधि करने के लिए आया करता था। और बीकानेर की तरफ से गए थे काशीनाथ ओझा, इन्होंने संधि कर ली थी। तो कोई पूछेगी अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला बीकानेर का राजा कौन था, तो वो भी भाई आपके सूरत सिंह ही था। दो बातें हालांकि मेरी बताई हुई है, मैं वापस याद दिलवाता हूं आपको। यहाँ पे सूरत सिंह के बारे में नहीं बताई, मैंने यूं ही बताई थी। मैंने एक युद्ध पढ़ाया था, गिंगोली का युद्ध, कि जयपुर और जोधपुर के बीच में आपके मेवाड़ की एक राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर गिंगोली का युद्ध हो जाता है। उस गिंगोली वाले युद्ध में इसने जयपुर की सहायता की थी, ये याद रखना। गिंगोली का जो युद्ध हुआ था 1807 में जयपुर के जगत सिंह जी और मारवाड़ के मान सिंह जी के बीच में, इसने उसमें जयपुर की हेल्प की थी। जयपुर की सहायता की थी इसने। एक और जो वेरी फर्स्ट वीडियो था, वैसे तो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, सिलेबस समझाया गया था, पर फिर भी मैंने कुछ चीजें बताई थी। उसके अंदर बताया था कि बसंतगढ़ अभिलेख में सबसे पहले हमें राजस्थान का नाम मिलता है। जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले इसको राजपुताना कहा था। मैंने बताया था जॉर्ज थॉमस जो था वो एक बढ़ाइती सेनापति हुआ करता था, मराठों की तरफ से लड़ने के लिए आया करता था और हर किसी की तरफ से लड़ लिया करता था, ऐसा कुछ था नहीं कि मराठों की तरफ से आया हो। उस जॉर्ज थॉमस ने सूरत सिंह के टाइम में बीकानेर पर 2 बार हमला किया था। तो जो राजपुताना नाम देने वाला है उस जॉर्ज थॉमस ने, मैंने बताया भी था उसने कहां कहां हमले किए थे और थोड़ी बहुत बातें। तो उस जॉर्ज थॉमस के 2 बार आक्रमण हुए थे, वो बीसी के टाइम में हुए थे। तो कोई पूछेगी जॉर्ज थॉमस ने जब बीकानेर पर आक्रमण किए थे तब बीकानेर का राजा कौन था? तो बीकानेर का राजा कौन था उस समय? सूरत सिंह बीकानेर का राजा हुआ करता था। तो सूरत सिंह के बारे में 1805 में बटनेर पर कब्जा किया। उस दिन मंगलवार था, इसलिए बटनेर का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया? हनुमानगढ़। 1814 में चूरू पर आक्रमण किया। इस समय चूरू के सामंत शोजी सिंह ने किले से चांदी के घोड़े चला दिए थे। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ आए थे और बीकानेर की तरफ से काशीनाथ ओझा गए थे। गिंगोली के युद्ध में इसने जयपुर के राजा जगत सिंह की सहायता की थी, मारवाड़ के मान सिंह के खिलाफ, जो कि मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के लिए युद्ध हुआ था। और जॉर्ज थॉमस ने इसके टाइम में 2 बार बीकानेर पर आक्रमण किया था। सूरत सिंह के बारे में ले देखिए, इतनी बातें। एक राजा पढ़ते हैं हम, रतन सिंह के बारे में पढ़ते हैं। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि हो गई। संधि का मतलब यह हुआ करता था कि अब से 2 रियासतों के बीच में कोई भी बातचीत होगी तो अंग्रेजों की मदद से होगी। अंग्रेज सीधा सा कहते थे, किसी राजा कहते कि तू हमसे संधि कर ले और हम तेरे को 2 चीज देंगे। राजा कहता क्या दोगे? सिक्योरिटी, तेरे पर कोई हमला करेगा तो तेरे तरफ से हम लड़ने के लिए आएंगे, तू मत लड़ना, तू तो हमें कह देना, हम तेरे तरफ से लड़ने के लिए आ जाएंगे। और तू किसी से संधि भी करेगा तो तेरे तरफ से बातचीत हम करेंगे। विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी हमें वो देनी पड़ेगी, हम रखेंगे फॉरेन पॉलिसी। राजा ने कहा ठीक है, घर मैं संभाल लूंगा, बाहर वाला तुम संभाल लेना। कहा ठीक है साहब, संभाल लेंगे। पर एक घटना हुई 1818 में, अपने राजस्थान की लगभग रियासतों ने संधि कर ली थी। मैं आगे आपको बताऊंगा कि सिरोही फाइनली 1823 के अंदर करता है, बाकी सबने तो 1818 में कर ही ली थी। पर 1829 में जैसलमेर और बीकानेर की बाउंड्री लगा करती थी। मैंने बताया भी था आपको जैसलमेर और बीकानेर की बाउंड्री के बारे में, जब मैप दिखाया था शुरू के अंदर तब मैंने आपको दिखाई थी वो बात। तो बाउंड्री टच करती, कोई तारबंदी तो होती नहीं थी, इधर से इधर वाले आया जाए भी करते थे, जाते ही थे। एक बार जैसलमेर वाले बीकानेर वालों के ऊंट चुरा के ले गए और जैसलमेर वाले भाटियों का इस मामले में मुख्य योगदान रहा है। लूटपाट डकैती करने के अंदर हमेशा आगे ही रहे। वो कोई ऊंट वगैरह चुरा के ले गए, तो जिन जनता के ऊंट चुरा के ले गए, जनता भाग के राजा के पास है और राजा कहा भाई ऐसे ऐसे हमारे ऊंट चुरा के ले गए। तो राजा ने अपने कुछ आदमी भेज दिए कि जाओ और वापस लेके आओ अपने ऊंट। उन्होंने पीछा किया, गांव के अंदर पता लगाना शुरू किया, या गांव के अंदर दूसरे को ऊंट वगैरह उन्होंने पकड़ने शुरू किए। तो जैसलमेर के राजा को पता चला, जैसलमेर के राजा हुआ करते थे गज सिंह, उन्होंने अपनी सेना भेज दी। तो बीकानेर वाले तो थोड़े से लोग आए हुए थे, उधर से पूरी आर्मी आ गई
पर जो भी थोड़े से थे, पर वो बीकानेर की आर्मी थी एक तरीके से। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, बासन पीर का युद्ध। जैसलमेर में एक जगह पड़ती है बासन पीर, या आप इसका एक नाम और देखोगे वासन पी भी लिख देते हैं अपने किताब वाले, तो वासन पी का युद्ध कह दो या वासन पीर का युद्ध कह दो। इधर से रतन सिंह लड़ रहे थे, रतन सिंह की सेना लड़ रही थी मतलब, और सामने जैसलमेर का राजा लड़ रहा था गज सिंह। और इसमें जैसलमेर जीत गया था भाई, जैसलमेर के इस युद्ध में विजय भी थे। याद रखने वाली बात यह नहीं है कि क्यों युद्ध हुआ, किसकी वजह से जीते, कौन कम थे कौन ज्यादा थे। याद रखने वाली बात यह है कि ये संधियों के बाद में युद्ध हो गया, जबकि अंग्रेजों के साथ संधियों में कहा हुआ था कि दो जब भी युद्ध करेंगे तो अंग्रेज जाके उनकी तरफ से युद्ध करेंगे, और अंग्रेज, अब दोनों तरफ से अंग्रेजों को लड़ना पड़ेगा भाई। बीकानेर के साथ भी अंग्रेजों की संधि है, जैसलमेर के साथ भी अंग्रेजों की संधि है। अब यदि युद्ध होगा तो अंग्रेजों की सेना लड़ेगी, इसलिए अंग्रेज ऐसे मौका ही नहीं आने देते थे कि आपस में लड़े, और वो समझौता करवा दिया करते थे पहले। पर यहाँ दोनों राजाओं ने अंग्रेजों से पूछा ही नहीं, खुद ही भिड़ गए। अंग्रेजों ने कहा वो संधि है अपनी, संधि तोड़ दी। उन्होंने कहा ऊंट ले गए, संधि की वेट करते ऊंट बचा के लाते हम, और हो गई हमारी तो लड़ाई। हालांकि बाद में अंग्रेज दोनों के बीच समझौता करवाते हैं। अंग्रेजों को लगा यार कौन समझौता करवाई, तो बात ही नहीं मान रहे हमारी। तो मेवाड़ महाराणा हुआ करते थे जवान सिंह जी, जवान सिंह जी मेवाड़ महाराणा होते। उनको कहा है कि समझाओ यार इनको। फिर जवान सिंह जी ने इनको बुलाया कि यार बात मान लो, जब अपनी संधि हो रखी है। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इनके बीच में संधियां करवा दी। ट्रेविलियन नाम करके एक अंग्रेज आया था, वो संधियां करवाता है। और जब ये संधि हो रही थी तब यहां पर एक व्यक्ति था, लेफ्टिनेंट बॉयलो। उस लेफ्टिनेंट बॉयलो ने इस संधि का जिक्र किया, या इस युद्ध के बारे में बताता है, संधि के बारे में बताता है। तो लेफ्टिनेंट बॉयलो उस संधि का जिक्र करता है कि भाई किस प्रकार जैसलमेर और बीकानेर के रिश्ते बाद में वापस सामान्य किए गए थे। बहुत अच्छा सा बताता है। बुक है उसकी एक पूरी, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के ऊपर लिखी हुई, उसमें उसने इसका वर्णन किया है। पर इसके बाद फिर अंग्रेजों ने ध्यान रखा कि यार अब कोई दो राजा नहीं लड़ ले, इसलिए हम कहते हैं कि राजस्थान में किन्हीं दो रियासतों के बीच होने वाला अंतिम युद्ध यदि कोई था तो बासन पीर है। बासन पीर के बाद में राजस्थान की दो रियासतें आपस में कभी नहीं भिड़ी थी। तो ये याद रखना, ये राजस्थान का अंतिम युद्ध है जो किन दो रियासतों के बीच लड़ा गया था, बासन पीर का युद्ध 1829। बासन पीर जो है वो जैसलमेर में जगह पड़ती है। बीकानेर के राजा रतन सिंह और जैसलमेर के गज सिंह के बीच में हुआ था। जैसलमेर ही जीता था। मेवाड़ महाराणा जवान सिंह की सहायता से अंग्रेजों ने समझौता करवाया। समझौते में अंग्रेजों का जो रिप्रेजेंटेटिव आया था उसका नाम ट्रेवेलियन था। इस संधि का वर्णन यदि कोई करता है तो लेफ्टिनेंट बॉयलो जो है वो इस संधि का वर्णन करता है। तो सारी बात याद रखना। और फिर वो इतना हिट हुआ है वासन पीर का युद्ध, बीकानेर हार गया था चूंकि इसमें, तो बीकानेर साइड में कहावत चली कि यदि कोई व्यक्ति यूं कहे कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, तो लोग कहते कि वासन पीर वाले टाइम कहां चले गए थे, ये वो करने वाले तो वासन पीर में ही चले जाते, वहां पर भी जीता लाते अपने आप में। तो वासन पीर वो युद्ध रहा है अपने आप में, तो याद रखना इसका। अंग्रेजों के साथ संधियां हो रखी थी। अंग्रेज लड़ने के लिए राजाओं की सेना भेजा करते थे इधर उधर। कहते रतन सिंह की पोस्टिंग एक बार बिहार साइड में की हुई थी, वहां गए हुए थे। बिहार गए तो पता चला कि साहब यहां से तो जहां पर अपनी पोस्टिंग है, बिहार में एक जगह पड़ती है गया, तो इनकी पोस्टिंग गया में कर रखी थी। मतलब रतन सिंह गया गया था, और जब गया में वहां पर रतन सिंह था तो पता चला पास में से गंगा नदी निकलती है। माँ गंगा हमारे लिए पवित्र। मुझे लगता है भारत को तीन ही चीजें जोड़ती है आपस में, गाय, गोविंद और गंगा। और जब पता चला कि गंगा जी है तो सब लोग वहां गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वे गंगा जी में तो डुबकी लगा के आए, अब तक जितने पाप किए धो के आए, नए सिरे से पाप करने का लाइसेंस प्राप्त किया जाए। वहां गए और वहां जब गंगा जी में डुबकी लगा रहे थे वहां पे, तो रतन सिंह जी ने अपने जो भी बड़े बड़े फ्यूडल्स थे, जो भी बड़े बड़े सामंत थे, बड़े बड़े जो अधिकारी थे, फ्यूडल थे, उनको कहा कि पहले सारे गंगा जी का पानी हाथ में लो। सब लोगों ने गंगा जी का पानी हाथ में लिया और कहा आप सौगन खाओ, गंगा जी के पानी की सौगन है कि आज के बाद किसी के घर में बेटी होगी तो मारेंगे नहीं। अब गंगा जी का पानी हाथ में लिया, बाद फिर बोलना पड़े, तो सबने कहा कि आज के बाद किसी के घर भी बेटी होगी तो उसको नहीं मारेंगे। तो कन्या वध पर रोक यदि कोई लगाने का प्रयास करता है तो वो भाई अपने रतन सिंह जी थे। 1837 की बात है जब उन्होंने गया के अंदर अपने सामंतों से ऐसी प्रतिज्ञाएं करवा दी थी। तो याद रखना कि कौन से एक राजा ने अपने सामंतों से प्रतिज्ञा करवाई कि वे कन्या वध नहीं करेंगे, फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं किया जाएगा। तो वो रतन सिंह थे, जो बीकानेर के राजा थे, जो अपनी गया यात्रा के दौरान अपने सामंतों से वहां पर ऐसी प्रतिज्ञाएं करवा देते। याद रहेगी बात आपके।
रतन सिंह जी की ये बात। हालांकि आप देखिए इस मामले में बड़ा हम अक्सर एक चीज के लिए कहते रहते हैं कि भारत में सामाजिक सुधार अंग्रेजों ने शुरू किए थे, और यकीनन उन्होंने किए थे। इस मामले में हमें उनका आभारी ऋणी रहना चाहिए कि उन्होंने खूब सारे जो सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म थे, वो भारत के अंदर किए थे। और उस समय के समाज ने थोड़े बहुत किंतु परंतु के पास में उनको स्वीकार भी कर लिया, तो बहुत सारी चीजें हमारी बहुत जल्दी मिट भी गई थी। पर ये जो कन्यावध है ना, कन्यावध पर अंग्रेज बाद में अपने राजस्थान में रोक लगाते हैं 1844, 1844। अलग से हम ये रीति रिवाज वगैरह और पढ़ेंगे, तब मैं और बताऊंगा इसके बारे में कि 1844 के अंदर अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई थी। पर अपने एक राजा कब ये बात कर रहा है, 1837, बीकानेर का राजा 37 में ही कह रहा है कि कन्यावध बंद कर दिया जाना चाहिए। और 37 नहीं, उससे पहले 1833 में अपने कोटा और 34 के अंदर बूंदी भी इस पर रोक लगा चुके थे। तो कोटा बूंदी वालों ने तो पहले ही इस पर रोक लगा दी थी। 37 में बीकानेर भी रोक लगा देता है। 44 में अंग्रेजों ने कहा, कानून बनाया बाकायदा, अब करोगे तो साहब देख लेना आप। पर हम हैं, हम किसकी मानने वाले हैं? हमने ना राजाओं की सुनी, ना अंग्रेजों की सुनी, ना लोकतंत्र की सुनते हैं। अभी तक भी होता ही है। अंतर इतना आया है, पहले बाई जन्म लेती थी, जन्म लेने के बाद मारा करते थे। आजकल मशीनें आ गई है, पहले ही पता चलता है बाई को पेट में से हटा दिया जाता है। चीजें तो वैसी की वैसी ही चल रही है। अभी तक हम सुधरने का नाम नहीं ले। हाय लगेगी, पाप लगेगा, ये सब। तो कन्यावध पर रोक लगाई थी। फिर रतन सिंह जी के टाइम में और क्या, रतन सिंह जी के टाइम में वल्लभ संप्रदाय का मंदिर बनाया गया था, रतन बिहारी मंदिर। वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। वल्लभ संप्रदाय मैं आगे अलग से पढ़ाऊंगा वल्लभ सेक्ट के बारे में। भगवान कृष्ण को मानते हैं ये लोग, तो इनका एक मंदिर बनाया गया था। हम और पढ़ेंगे इनके राजस्थान में कहां कहां मंदिर है, तब और बात करेंगे। रतन सिंह ने बनवाया, इसलिए नाम रतन बिहारी मंदिर है, बीकानेर के अंदर मंदिर है। इन्हीं के दरबार में एक बहुत अच्छे राइटर हुए, दयालदास सिंधायच, चारण कवि थे, एक राइटर हुए इनके दरबार में। और केवल इनके दरबार में नहीं रहे थे, रतन सिंह के बाद उनके बेटे जो बने सरदार सिंह, उनके दरबार में भी रहे थे। सरदार सिंह के बाद में राजा बने थे डूंगर सिंह, डूंगर सिंह के दरबार में भी रहे थे। खूब बाद में डेथ हुई थी। पर रतन सिंह ने इनसे एक बुक लिखवाई थी, और इनकी उस बुक का नाम है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। एक ही नाम भाई पूरी किताब का, दो मत समझ लेना, ऊपर वाली अलग है, नीचे वाली अलग है। एक ही किताब है पूरी, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। मैंने बताया था वे पुस्तकें जो राजाओं की लोकप्रियता को बढ़ाती है और राजाओं के वंश की लोकप्रियता को बढ़ाती है, उन किताबों को क्या बोलते थे? ख्यात बोलते थे। मतलब जो ख्याति, फेम, पॉपुलैरिटी को बढ़ाने वाली किताबें होती थी। मैंने ये भी बताया था कि नैणसीरी ख्यात, जो कि जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दीवान है, उनके मंत्री मोहनोत नैणसी द्वारा लिखी गई थी, राजस्थान की पहली ख्यात थी। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात राजस्थान की अंतिम ख्यात है। इसके बाद में ख्याति नहीं लिखी गई। और इसके बाद अंग्रेजों का टाइम आ गया था, ऐसी किताबों का थोड़ा सीन कम हो गया था जी। ये राजस्थान की अंतिम ख्यात है, तो याद रखना। अब इसमें क्या जिक्र मिलेगा अपने को? तो अब इसमें बीकानेर के राजाओं की हिस्ट्री मिलेगी। तो बीकानेर के राजाओं की हिस्ट्री मिलेगी, तो बीकानेर के राजा कहां से शुरू हुए? बिक्का। तो बिक्का से लेके इसमें सरदार सिंह तक का वर्णन है। रतन सिंह के बाद में जो राजा बने थे सरदार सिंह, उन तक की इसमें बातें लिखी हुई। क्योंकि मैंने बताया कि जो दयालदास सिंधायच थे, ये बाद में सरदार सिंह के दरबार में भी रहे थे। हालांकि ये तो डूंगर सिंह के दरबार में भी थे, पर सरदार सिंह तक ले जाके वो खत्म किया। शायद उनके टाइम में बुक कंप्लीट हो गई होगी, इसलिए वहां पर खत्म कर दी होगी। तो बिक्का से सरदार सिंह के बारे में बीकानेर का राठौड़ा की ख्यात होगी। पर जब बिक्का का वर्णन किया हुआ है, तो बिक्का कहां से आया? तो जोधपुर से। उसके पिताजी कौन थे? जोधा। तो जोधा की बातें भी है, रणमल जी की भी बातें हैं इसके अंदर। आगे आपके चुंडा जी, वीरमदेव जी, मल्लीनाथ जी, सलखो जी, तिड़ो जी, कानो जी, जालन सी, आपके दुहड़ जी, आस्थान जी, सिहा जी, ठेठ वहां तक वो सारी जानकारी है। तो सिहा से लेके जोधा तक की जानकारी भी मिलती है। तो हम कहते हैं कि इस किताब में जोधपुर के राठौड़ों की हिस्ट्री भी है, पूरी नहीं तो कम से कम जोधा तक तो है। तो नाम भले ही बीकानेर के राठौड़ों ख्यात हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें जोधपुर के राठौड़ों की भी मिलती है। इंफॉर्मेशन अबाउट राठौर्स ऑफ जोधपुर कि वो भी हमें इसके अंदर प्राप्त होती है। तो दयालदास की किताब का नाम क्या है? बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। राजस्थान की अंतिम ख्यात है। बीकानेर के बिक्का से लेकर सरदार सिंह तक राजाओं की इंफॉर्मेशन देती है। जोधपुर के राजाओं की भी थोड़ी हमें जानकारियां इससे प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड जब अपनी फेमस बुक लिख रहे थे, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिख रहे थे, तो वो अलग अलग राज्यों का वर्णन कर रहे थे। जेम्स टोड बीकानेर की साइड में नहीं आया था, पर उसने लिखा, बीकानेर के बारे में भी लिखा। अपने दूतों वगैरह से उसने पता लगवाया था, बीकानेर की हिस्ट्री भी लिख के गया, वो उसकी बातें भी लिख के गया। तो उसने बीकानेर को बी ग्रेड का राज्य लिख दिया। उसने बांटा, भाई ये बड़े राज्य हैं तो ए ग्रेड के हैं, ये थोड़े छोटे हैं तो ये बी ग्रेड के हैं, ये और छोटे हैं तो सी ग्रेड के हैं। रतन सिंह जी को इस बात पर बहुत बड़ा गुस्सा है, अच्छा हमें बी ग्रेड के अंदर डाल दिया, हम तो खुद ही ए ग्रेड के अंदर है।
और उन्होंने अपने एक दरबारी विद्वान को कहा कि जेम्स टोड ने भले ही अपनी हिस्ट्री नहीं लिखी हो, तू हिस्ट्री लिख और बता राजस्थान के लोगों को कि नहीं साहब, हम भी कितनी बड़ी रियासत है, हम भी उनके बराबर ओहदा रखते हैं जिनको आप ए ग्रेड के अंदर डाल के गए हो। इसलिए एक पूरी बुक लिखी गई जिसका नाम है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। मारवाड़ी में रा रे री मतलब हिंदी के का के की। आप देखिए बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात, हिंदी पढ़ोगे तो ये हो जाए और ये पढ़ो तो आप हो जाए बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। तो ये रतन सिंह जी के टाइम में दयालदास जी हुआ करते थे, तो उनके बारे में एक बात यह भी याद रख लेना भाई आप थोड़ी। रतन बिहारी मंदिर की फोटो मिल गई थी हमें, तो हमने रतन बिहारी मंदिर लगवा दिया। वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है, रतन सिंह जी के टाइम में बना था।